हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अर्जुन बैच की अनदर क्लास और आज हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करने से पहले आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पीरियड में या हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट अगर आज इस सेंचुरी की बात करें तो वाटर क्राइसिस एक मेजर इशू है। रिवर वाटर को शेयर करने के लिए प्रॉब्लम्स है, वाटर पॉल्यूशन आपका एक प्रॉब्लम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वाटर कैसे हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस प्ले करता है, कितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है, किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, उसके पॉल्यूशन के क्या रीजंस हैं और उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। द चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है वो टोटल कितना है, तो नॉर्मली आपने बहुत सुना होगा कि हमारा जो अर्थ का 3/4 जो पार्ट आपका बेसिकली है 71% अगर मैं एरिया बोलूँ तो वो किससे कवर्ड है, दैट इज कवर्ड विद द वाटर। सो रेस्ट ऑफ द एरिया जो है दैट इज लैंड, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं या जहाँ पे आपकी अदर टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज पॉसिबल है। अब इसमें आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इट वाज दैट कि हमारे पास कितना परसेंट, 71% जो है दैट इज वाटर कवर्ड एरिया। बट अगर मैं 71% की बात करूं तो इस 71 के अंदर मतलब अब ये टोटल सिर्फ हम वाटर की बात कर रहे हैं, जिसमें से अराउंड 97% अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली इट इज़ 96 पॉइंट समथिंग, बट हम इसको 97% लेकर चलते हैं। जो वाटर हमारे पास है वो है बेसिकली सॉल्टी वाटर, मतलब ओशन या सी में आप उसको देखते हैं, एंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग या किसी भी अदर इरिगेशनल एक्टिविटी के लिए वो वाटर सूटेबल नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो बेसिकली पानी जो एक लिमिट में जो फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है दैट इज़ अराउंड 3% पानी हमारे पास एक सूटेबल फॉर्म में अवेलेबल है। चाहे उसको आप ग्लेशियर के फॉर्म में देख सकते हो, रिवर के फॉर्म में देख सकते हो, तो उस तरीके से हमें वो पीने लायक पानी मिलता है। तो इससे बहुत क्लियर पता लगता है कि हमारे पास आसपास देखेंगे तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम ओशन को देखें, सी को देखें, तो वाटर तो इतना ज़्यादा है, तो हम फिर इतना क्यों डरते हैं वाटर स्केर्सिटी को लेकर। द थिंग इज़ दैट ओशन का वाटर इतना सेलाइन है कि उसको प्योर फॉर्म में लाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वाटर। वाटर को आप कहाँ का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले पीने के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग, चाहे इंसान हो या आपका कोई एनिमल हो या बर्ड हो, उन सब के लिए पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इरीगेशन। भाई अगर जो हमारे पास फूड आ रहा है और आपके पास इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप एंशियंट टाइम पीरियड को भी देखते हैं तो वहाँ पे भी उस टाइम पीरियड पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। उस टाइम पे जैसे आपके कैनाल सिस्टम था या वेल के अंदर आपका एक व्हील सिस्टम होता था जिसके थ्रू आप इरिगेशन कर सकते थे। और आज के डेट में मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिन एरियाज़ में वाटर बहुत लेस नंबर में या क्वांटिटी में अवेलेबल है, उन एरियाज़ में भी आप पानी को प्रोवाइड कर सकते हो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। देन वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुकिंग के लिए या गार्डनिंग आपका हो गया, बेदिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, जो आपके डोमेस्टिक पर्पजेज हैं। एंड लास्ट में इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप वाटर को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है, जो इंडस्ट्री के अंदर वाटर है ये प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल नहीं होता है या इसका रीयूज़ अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, और जो भी आपके केमिकल वेस्ट होते हैं इंडस्ट्री के थ्रू वो लेक में या रिवर्स में फर्दर रिलीज़ कर दिया जाता है, एंड दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो हमारा जो यूज़ है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सस्टेनेबल नहीं है, दैट्स वाई हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या पॉल्यूट हो रहे हैं। नाउ कम्स अबाउट द वाटर रिसोर्स। इस वाले टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास कितना एरिया है जहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। तो 3/4 आपका जो अर्थ का एरिया है दैट इज 71%, वो आपके वाटर से कवर्ड है। अच्छा, कोई आपसे पूछे जो फ्रेश वाटर है सरफेस पे, मतलब जो आप लैंड के ऊपर देखते हो, जो आपको पानी इजीली विजिबल है बट वो फ्रेश होना चाहिए, तो वो आपको रिवर्स में देखने को मिलेगा, लेक्स में देखने को मिलेगा। बट याद रखिए लेक भी दो टाइप की होती हैं, एक फ्रेश वाटर लेक जिसको पिया जा सकता है, बट कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जो सॉल्टी होती हैं, दैट इज़ अगेन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ पर एक वर्ड आता है व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है, देखो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर आप में से कोई ये सोचे कि हम वाटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या हमारे अर्थ पर से वाटर गायब हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप सबको ये चीज़ पता है कि पानी या तो इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, वो वापस आएगा हमारे सरफेस पे ही।
तो वाटर के लिए इसलिए वर्ड यूज़ क्या किया गया है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ पे वर्ड आता है रिचार्ज। वाटर कैसे रिचार्ज होता है, वो अपने आप को रिचार्ज कैसे करता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। मतलब आपकी नदियाँ फाइनली कहाँ पर जाती हैं, किसी ओशन या सी में जाएंगी, वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, फिर उसके बाद आपका जब क्लाउड्स बन जाएंगे लैंड वाले एरियाज में आएंगे, कंडेंसेशन होगा, दोबारा से बारिश होगी, रेन होगी, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और ये आपके वाटर को रिचार्ज करती है। वाटर के अंदर इवन अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई करने की भी कैपेबिलिटी है। अगर आप रिवर्स में देखेंगे, जब कभी फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा मडी वाटर आपको या देखने को मिलेगा, उसमें बहुत मिट्टी होती है और भी अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बट वाटर में आज की डेट में क्या हो रहा है, ये पॉल्यूट इसलिए हो रहा है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, दैट एक्चुअली केमिकल वेस्ट। और ये केमिकल वेस्ट इतना ज़्यादा है कि उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग आपकी या सेल्फ क्लेंजिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। दैट्स वाई जो अवेलेबल वाटर है वो आज भी उतना ही है जितना पहले था, बट वो पीने के लायक नहीं है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसलिए दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये प्रेडिक्ट किया गया था कि अराउंड 2 बिलियन जो लोग हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी फेस करेंगे। तो आपने न्यूज़ में, आपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे अफ्रीका के अंदर या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर या अपने देश के अंदर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और पानी की कमी किस लिए है, क्योंकि उसका हमने एक एफिशिएंटली या एक सस्टेनेबल वे में उसको यूटिलाइज नहीं किया। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि एवरी ईयर जो आपके 3 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली जो आपके बच्चे हैं उनकी वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या है, दैट इज़ कि पानी इतना पॉल्यूटेड है कि उसकी वजह से कोई डायरिया या अदर टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर आप जो इंडिया का मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे एक्सेस वाटर है, मतलब जिन एरियाज़ में पानी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, बट कुछ रीजन्स आपके यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे पानी का स्केर्सिटी या इश्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि अलग अलग रीजन्स जहाँ पे वाटर एक पर्टिकुलरली सभी लोगों को या सभी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं है। इसको एक नॉर्मली इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी कॉलोनी वाले एरिया में जाओगे जो कि आपकी अनप्लान्ड कॉलोनीज़ है, वहाँ पे अगर लो क्लास के लोग रहते हैं तो उन एरियाज़ में आपको कई बार जो समर का टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उनके पास टैप वाटर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, वाटर टैंकर्स जाते हैं। बट अगर आप किसी बड़े फार्म हाउस के पास देखेंगे, कोई रिच कम्युनिटी या जो क्लास के लोग जहाँ पर रहते हैं, उनके सामने इतना बड़ा वाटर का इशू नहीं आता। इवन दे हैव देयर ओन स्विमिंग पूल्स इवन इन द बेसिकली जो समर सीजन होता है। तो यहाँ से पता लगता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपको एक इंडिविजुअल या एक लोकल लेवल पे भी कैसे देखने को मिलता है। अब वाटर का सबसे बड़ा इशू क्या है, पॉपुलेशन। नॉर्मली यही बोला जाता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन को आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे वाटर स्केर्सिटी के साथ साथ, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इश्यूज़ हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, लैंड रिसोर्सेज आपके बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। सो पॉपुलेशन इज़ द रियल कॉज। अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो नहीं करेगी, अगर इसका एक्सप्लोजन होगा एकदम से, और इंडिया में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इट्स ऑब्वियस कि हमारे यहाँ पे वाटर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? हमारा डोमेस्टिक यूज़ इंक्रीज़ होगा, फूड प्रोडक्शन के लिए आपको, इरिगेशन के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ अदर पर्पजेज़ जो भी आपके, हम पार्किंग वगैरह में आप देखते हो कि लोग अपनी गाड़ियाँ वॉश करते हैं, पार्किंग एरिया को वॉश करते हैं, गार्डनिंग के लिए चाहिए होता है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। उसके बाद आ जाइए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में क्या था, आपके एग्रीकल्चर चैप्टर में भी आपने देखा होगा, जब इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पीरियड पे हमारा था सबसिस्टेंस के लिए। सबसिस्टेंस मतलब हम इतना ग्रो करते थे जो कि हमारी खुद की कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड था। बट जैसे ही मार्केट का एंट्रेंस होता है वहाँ पे लोग सरप्लस ग्रो करने लगते हैं, मतलब मार्केट के लिए भी फूड प्रोड्यूस किया जाता है। और जब आप कमर्शियलाइजेशन करेंगे दैट मीन्स योर मेन एम इज़ प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। आज की डेट में लिमिटेड लैंड अवेलेबल है इंडिया में। आपको पता होगा 1960s के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके पास आ गई। उसके बाद HYV सीड्स आए, और HYV सीड्स एक ऐसी सीड होती हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो इवन ड्राई सीजन के अंदर भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो,
आप ड्राई रीजन्स के अंदर उन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो जिनको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो एक तरीके से हम एरिया के जोग्राफिकल कंडीशंस को देखकर, वेदर कंडीशंस को देखकर या क्लाइमेट कंडीशंस को देखकर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। हम उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हेल्प से उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस लेकर आ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छे नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल बाय द फार्मर्स, अब आपके पास ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, आपके पास पेट्रोल वगैरह से चलने वाले पहले जैसे ट्यूबवेल्स होते थे, बट अब उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास ट्यूबवेल है तो जो आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, आप उसको ज़्यादा निकालोगे, उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे। अब एक्सट्रैक्ट करोगे और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं एरिया के अंदर, हर आप फार्म एरियाज़ में जाओगे तो जितने भी वहाँ पे फार्मर्स हैं उन सबका एक अपना ट्यूबवेल है। तो बेसिकली क्या होगा, एक तो आपको इरीगेट करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट नहीं चाहिए, आपको बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर चाहिए। जब आप उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका अंडरग्राउंड टेबल जो है वो रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का लेवल रिड्यूस हो रहा है किससे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। किसी एरिया में आपने कोई फैक्ट्रीज लगाई, अब वहाँ पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो धीरे धीरे वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट होगी। वहाँ पे जो अलग अलग लेवल, कोई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो लेबर है वो वहाँ पे रहने लगेगी, तो आपको एक सिटी डेवलप करना पड़ेगा, अर्बन एरिया डेवलप करना पड़ेगा। अब ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट है। अब दिल्ली के अंदर अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पीपल इन द रिलेशन ऑफ द लैंड एरिया हमारे यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में आपने फ्लोर सिस्टम घरों में देखा होगा। अब आपने फ्लोर सिस्टम बना दिए हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो नंबर ऑफ लोग हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं। अब ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उनको पानी की भी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ पे आपको वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। और इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। कोई केमिकल इंडस्ट्री होता है, कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे डाइंग या कलर कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये टेनरीज की बड़ी बात की जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है वाटर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक का जो यूज़ है या जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो किस तरीके से इन वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है। हमारी कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से हम अपनी इन वाटर बॉडीज़ को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। वाटर स्केर्सिटी, जो हम नॉर्मली बात कर चुके हैं कि भाई हमारा फ्रेश वाटर तो है लिमिटेड, बट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ डे बाय डे आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और इनके इंक्रीज़ होने की वजह से बेसिकली हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नाउ इंडियाज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब जो आपकी वाटर के थ्रू, डैम्स के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 22% है। अब आप ये डैम बनाते हो, डैम के अगेंस्ट ऑलरेडी कुछ मूवमेंट्स चलती हैं। अपस्ट्रीम एरियाज़ और डाउनस्ट्रीम एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट होता है। अपस्ट्रीम एरियाज़ वो होते हैं जहाँ से कोई रिविजन का ओरिजिन हो रहा है, और डाउनस्ट्रीम जिन एरियाज़ में वो रिवर जा रही है तो उसका जो नेचुरल फ्लो है आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, वहाँ पे जो आपकी मरीन लाइफ है आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है जिसकी वजह से डैम्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं एंड प्रो रिवर मूवमेंट्स देखने को मिलता है। प्रो रिवर मूवमेंट है, इसका मतलब आप वाटर के फेवर में बात कर रहे हैं। हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कौन से, अर्बन सेंटर्स। जो हमने बात करी थी वो ज़्यादा डेंस है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अब पानी पीने के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, और इवन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, तो उसमें भी एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो दैट मीन्स आपको ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी पड़ने वाला है। द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज इन द सिटीज़ हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आज की डेट में। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का मनमर्जी करके कोई ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम आप उसको डेवलप करें, जिसको हम समरसीबल मोटर्स के नाम से जानते थे। उससे क्या होता था कि कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे बेसिकली फिर क्या होता है, बहुत पानी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपने मोटर चलाई, पानी है, उसको आप किसी भी तरीके से वेस्ट कर रहे हो, उसको आपने पाइप मोटर चला के ऑन करके छोड़ दिया, आप गाड़ियाँ धो रहे हो, पार्किंग आप ऐसे धो रहे हो, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर आप एनसीआर रीजन के अंदर देखेंगे, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिप्लीट हो गया था।
आज की डेट में आप हाई राइज सोसाइटीज़ देख रहे हैं, तो हाई राइज सोसाइटी भी कुछ ऐसा ही करती थी कि वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसमें प्योरीफिकेशंस करते थे और बाद में उसको वो यूज़ करते हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जितनी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखेंगे, जितना ज़्यादा हाउसिंग आप देखेंगे, तो वहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। चाहे वो रिवर वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़े या आपका जो अंडरग्राउंड टेबल है वहाँ से आप बेसिकली ज़्यादा पानी निकाल रहे हो। क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें, जब हमने पहले एक बात बोला बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी कम नहीं होता है, पानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। जो पानी आप किसी रिवर से ले रहे हो उसको आप किसी कैनाल सिस्टम के थ्रू, चाहे वो फार्म में इरिगेशन पर्पज़ के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो या किसी भी सोसाइटी में घर के अंदर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने उस पानी को यूज़ किया तो उसके बाद वो आपके सीवेज सिस्टम से निकल कर बाहर जाएगा। अब वो बाहर कहाँ जाएगा, वो किसी ना किसी रिवर के अंदर या किसी वाटर बॉडी के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये तो एक अच्छी बात है कि आपने कोई पानी लिया तो आपने रिटर्न कर दिया यूज़ करके, क्योंकि पानी को हम डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो पानी आप रिटर्न कर रहे हो अपनी मदर नेचर को, वो हम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड मैनर में कर रहे हैं। तो अगर हम अपना वाटर रिटर्न कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए कि जब आप किसी वाटर बॉडी के अंदर उसको रिलीज़ करें तो एक बहुत ज़्यादा प्योर नहीं बट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड लेवल पे नहीं होना चाहिए कि वो आगे चल के आपकी मरीन लाइफ को या आपके वाटर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे। इंडस्ट्रीज से हमें क्या देखने को मिलता है, इंडस्ट्री से आप देखेंगे तो आपको केमिकल वेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन करने से क्या लॉस है, बच्चे सोचते हैं कि यार अगर आपने ग्राउंड टेबल से पानी एक्सट्रैक्ट कर भी लिया या आपने अपने फाउंटेन सिस्टम से आपने इरिगेशन कर भी दी तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो कोई केमिकल नहीं है, वो पानी वापस धरती के अंदर चला जाता है। जो आपने धरती से पानी निकाला वो सीपेज के थ्रू वापस अंडरग्राउंड चला गया। तो फिर इरिगेशन आपका कैसे एक प्रॉब्लम हो सकता है वाटर रिलेटेड, वाटर टेबल तो आपका रिचार्ज हो रहा है उसमें। द प्रॉब्लम इज़ दैट आज की डेट में जो हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र जैसे आपके पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अब वो पेस्ट को मारते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, तो दैट मीन्स वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। उनसे कैंसर जैसी चीज़ें और भी बहुत सारी हार्मफुल हेल्थ इश्यूज़ हम लोगों को हो सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप इरिगेशन करते हो तो वो जो आपने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो अपनी क्रॉप्स में डाला है वो पानी के थ्रू आपके वाटर टेबल के अंदर जाकर मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से आपके उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो एक तरीके से कंटामिनेट हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपका वाटर का क्या हो रहा है, इरिगेशन के थ्रू भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और जो कि बहुत ही हैज़ार्डस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो अब लास्ट में आता है, हमने प्रॉब्लम्स तो इतने देख लिए हैं, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, हर किसी को पता था। बट इशू यहाँ पर आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भी हम सबको पता है बट सॉल्यूशन हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग इसको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे वो लोगों को अभी से दिख रहे हैं, तो इट्स बेटर कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लोगों में ये अवेयरनेस, लोगों का ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम लोगों को वाटर किस तरीके से सेव करना है। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पानी की है। हमें बहुत इजीली ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे आप ऑक्सीजन देखेंगे, जिस टाइम पीरियड पे आपका कोविड आया था तो उस टाइम पीरियड पे कितना प्रॉब्लम हो रहा था, हमने देखा था कि यार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दे आर सो एक्सपेंसिव। वहीं पे अगर हमारी नेचर हमें फ्री में वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, वी जस्ट नीड टू ग्रो द ट्रीज, वी डोंट हैव टू कट देम। इतना सिंपल सा फंडा है। और वाटर कंजर्वेशन के अंदर भी इतना सिंपल सा फंडा है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करना बंद करो। बहुत नॉर्मल लेवल पे हम ये चीज़ कर सकते हैं अपने घर से। आप टैप वाटर को एक तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आपने बचपन से ये बच्चों ये चीज़ें सीखी हुई हैं कि जैसे हम ब्रश करते हैं तो भाई आपका टैप ओपन नहीं होना चाहिए, शावर वगैरह का ज़्यादा यूज़ मत करो। तो इस तरीके की चीज़ें अगर ये छोटे छोटे भी अगर हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली हम वाटर को बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कंजर्व एंड मैनेजमेंट। कंजर्व तो भाई सेव करना है, मैनेज का मतलब क्या है, मैनेज का मतलब ये है कि आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ करें। सिस्टमैटिक तरीके से कैसे है कि भाई देखो, हमें बहुत तरीके से पता है कि हमारी लाइवलीहुड या हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं तो हम अपने अदर रिसोर्सेज को भी एक तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि वाटर को अगर आप मैनेज सही तरीके से कर पा रहे हो तो आप अपने अदर रिसोर्सेज को भी बहुत इजीली कंजर्व कर सकते हो या उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, आज के रेट में हम अपनी फूड कैलोरीज पे बड़ा ध्यान देते हैं कि हमें इतनी कैलोरी खानी है या नहीं खानी है। आप अपनी सेविंग्स, आप अपने बजट के लिए देयर आर सो मेनी ऐप्स कि इस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो।
सेम तरीके से हमें ये चीज़ देखना है कि एवरी डे में हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, हमने कहाँ अपने पानी को अननेसेसरी उसको वेस्ट किया है, किस फॉर्म में किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे एक सिंपल सा सजेशन है, आई थिंक जापान में ऐसा होता भी है, जो हमारे किचन के अंदर वाटर यूज़ होता है, जैसे आप जिससे अपने बर्तन वगैरह साफ करते हैं, जो आपका सिंक है उसमें जो पानी है वो भी हमारा एक नॉर्मल सीवेज के अंदर चला जाता है, जबकि वो पानी अगर देखें तो टॉयलेट वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा क्लीन है। अब उस पानी को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई गार्डन है या हम गार्डन फार्मिंग कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में ही अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो इट्स बेटर कि उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे हम उस वाटर को रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि वो वाटर भी अगर ग्राउंड में जाएगा उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है, तो उससे आपका ग्राउंड टेबल का जो वाटर है वो भी रिचार्ज होगा और आप अपना गार्डन फार्मिंग भी कर पाओगे और आपने अपने वाटर को भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ किया। अपने पार्किंग एरियाज़ को ज़रूरी नहीं है कि हमें पानी से धोना है, लेकर बेसिकली आपने एक पाइप आप रोड साफ़ कर दिया, अपना पूरा पार्किंग एरिया साफ़ कर दिया, ट्राई करो, ऐसा नहीं होता कि भाई बिना पानी के हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, बट किस तरीके से हम उस पानी को बहुत कम से कम यूज़ कर सकते हैं वो ट्रैक हमें अपने ऊपर ज़रूर रखना चाहिए, तो उससे आपका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा। जैसे आप लोग आरओ में देखते हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में कर भी रहे हैं कि उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है उस वाटर को आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे गर्मी आती है तो कूलर में पानी डालने के लिए चाहिए, तो मे बी आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं, मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रोकना है, मतलब आपके वाटर रिसोर्स को इम्पोवरिश होने से बचाना है, इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं आने चाहिए, बिकॉज इससे हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। क्या होते हैं मल्टीपर्पज़ या इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? का मतलब है मल्टीपर्पज़, यहाँ पे बोला गया आपके डैम्स को। डैम्स के लिए वर्ड मल्टीपर्पज़ क्यों है? क्योंकि डैम के कई सारे यूज़ हैं। डैम से आप वाटर को एक फ्लड आने के लिए रोक सकते हो, बट ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि कई बार इनकी वजह से फ्लड आता है। बट आप डैम बनाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इरिगेशन के लिए आप पानी प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक एरियाज़ में जहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उन पर्टिकुलर एरियाज़ जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डैम्स के थ्रू पानी भेजा जा सकता है। टूरिज़्म के लिए यूज़ किया जा सकता है, फिशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसलिए डैम्स को बोला गया है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कहते हैं हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं या एविडेंसेस हैं कि एंशियंट टाइम से हम लोग कुछ डैम्स बनाते थे, वो उतने बड़े नहीं थे जितने आज हैं, बट हाँ उस टाइम पीरियड पे भी डैम्स थे। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन लेक्स, कुछ लेक ऐसी होती है जो नेचुरल होती हैं, बट कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो मैन मेड थी। उन एरियाज़ में जिस टाइम पीरियड पे मानसून या जिस टाइम पे रेनी सीजन होता था, उस टाइम पे इन लेक्स के अंदर पानियों को स्टोर किया जाता था। गुजरात, राजस्थान में ऐसे आपको बहुत सारे वाटर रिजर्वोयर्स और आर्टिफिशियल लेक्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। पुराने टाइम पीरियड पे भी जैसे कैनाल्स होती थी इरिगेशन के लिए, जैसे पंजाब में एक शाह नहर थी, वो डिस्कवर की गई थी। विजयनगर एम्पायर में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हिरिया कैनाल देखने को मिलेगा। तो ये कैनाल्स इंडिया में एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वाटर तो हर सिविलाइजेशन का एक सबसे बड़ा नीड था। अब मॉडर्न इंडिया के अंदर अपने देश को डेवलप करने के लिए डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे आएगा, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जैसे टेम्पल बनाया जाता है एक सोशल सर्विस के लिए, सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए, उसी तरीके से डैम्स जो हैं वो भी क्या है कि जो आपके इंजीनियर्स हैं अपना खून पसीना अपनी मेहनत लगा के इतने बड़े डैम्स बनाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी को सर्व किया जाए, तो इसलिए डैम्स को हमारा टेम्पल बोला जाता है। डैम्स इसलिए हमारे लिए ज़रूरी थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना था, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले थे एग्रीकल्चर के लिए। जब हम अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना रहे थे तो भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया गया। उसी तरीके से अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ बनानी थी तो उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, जिन एरियाज़ में आप इंडस्ट्री लगा रहे हो अगर वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है तो वहाँ तक आप पानी प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोनों ही सिनेरियोज़ में डैम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम्स आपका जो आता है इसमें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम और लेक, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे उड़ीसा के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे भी आपको ये एविडेंसेस मिले कि हमने कौन कौन से डैम्स बनाए। अब आपको कोई एक लेक का नाम पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो भोपाल के अंदर आप बोलेंगे कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दिल्ली में आ जाइए, आपने हौस खास में एक टैंक देखा होगा, कहते हैं ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, ताकि जो उस टाइम पे वहाँ पे जो फोर्ट था उस फोर्ट में पानी पहुँचाया जा सके,
तो दैट्स वाई ये टैंक उन्होंने बिल्ड करवाया। और ऐसे आप किसी भी जयपुर वगैरह के फोर्ट में जाएंगे या इंडिया के किसी भी अदर फोर्ट एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत बड़े बावली या आपको वाटर रिजर्वर टैंक्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। डैम की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे डैम क्या होता है, देखो डैम बनेगा आपका कहाँ पे, जहाँ पे रिवर होगी। अब रिवर है तो एक तरीके से वहाँ पे आप एक बैरियर बना रहे हो, किसके लिए, फ्लोइंग वाटर के लिए। नॉर्मली रिवर जो है फाइनली किसी सी या ओशन में जाके मर्ज हो जाएगी, बट आपने उस पानी को, अगर वो सी में चली गई या ओशन में चली गई तो एक तरीके से वो पानी अब आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो पानी वेस्ट हो गया। बट हाँ, इट्स ऑब्वियस कि वो उस ओशन या सी में जाएगा तो उससे दोबारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जनरेट होगा एक तरीके से, और वो रेन फॉर्म में वापस हमारे लैंड पे आ जाएगा। बट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि उस पानी को हम कैसे बचाएं, इस पीने लायक पानी को हम कैसे बचाएं। तो एक तरीके से एक बैरियर बना दिया जाता है आपके रिवर के ऊपर ताकि उसके फ्लो को रोका जाए। आप इवन उसके फ्लो को डायरेक्ट कर सकते हो, आपको कितने अमाउंट में वो वाटर रिलीज करना है, तो वहाँ पे आप एक रेजर्वोयर, लेक या किसी भी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ डैम, आपने वाटर के फ्लो को रोक दिया है। डैम्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं कि भाई कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है या नहीं है, या उस डैम की हाइट कितनी है, तो इन चीज़ों के बेसिस पे आप डैम्स को अलग अलग वे में क्लासिफाई कर सकते हो। ओके, तो मेन अगर मैं हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई करूँ तो जैसे लार्ज डैम, मेजर डैम्स, ठीक है, या कोई लो डैम है तो उनकी हाइट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस लिए बोला जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इरिगेशन के लिए पानी यहाँ से प्रोवाइड होता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए आप पानी यहाँ से आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो बेसिकली डैम्स के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, रिक्रिएशन मतलब आप एक टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे बना सकते हैं, फिश ब्रीडिंग आप कर सकते हैं, नेविगेशन मतलब एक तरीके से इनलैंड जैसे आपके रोड्स होते हैं आपको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है, तो उसी तरीके से आप इन वाटर रूट्स के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू आप अपने अदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं, उनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डैम्स को एक तरीके से आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। कुछ एग्जांपल है, जैसे सतलुज ब्यास रिवर के ऊपर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, भाखड़ नांगल डैम देखने को मिलेगा। अब ये जो डैम है ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, हाइडल पावर प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आप यहाँ से बना रहे हो, इरिगेशन मतलब आप यहाँ का जो पानी है वो अपने फार्म एरियाज तक भी पहुँचा रहे हो ताकि एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन को हम एक पेस में रख सकें। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे हिरकुंड जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ ऑन महानदी। अब इसका यहाँ पे जो रोल देखें दैट इज़ डिफरेंट, जैसे आपने भाखड़ नांगल का अलग देखा था, बट हिरकुंड का किस चीज़ के लिए काम आता है, फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड को रोकने के लिए। क्योंकि महानदी रिवर से जो आपका अगर हैवी रेनफॉल अगर वहाँ पे होता है तो देयर इज़ अ चांसेस कि उस रीजन में फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए डैम बना के उस वाटर को स्टोर किया जा सके और बेसिकली उस फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। बट कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल अगर हो गया तो डैम के गेट्स को ओपन भी करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ अ डेंजर कि आपका डैम ही ब्रेक ना हो जाए और वो ज़्यादा बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन ना करे। बट जब एक बड़े लेवल पे एक लार्ज क्वांटिटी पे एक डैम से वाटर रिलीज़ कर दिया जाता है तो जो लोअर रीजन्स होते हैं जहाँ पे कभी उस रिवर का नेचुरल फ्लो जाता था, अब वहाँ पे आगे लोग बस गए क्योंकि अब उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर उस रिवर के आसपास के एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता। बट सडनली जब रिलीज़ किया जाएगा तो उन एरियाज़ में फ्लड लाइक सिचुएशंस भी आते हैं। और डैम के लिए सबसे बड़ा जो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो यही है कि डैम एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया गया फ्लड कंट्रोल करने के लिए, बट हमने बहुत बार ऐसा देखा कि डैम्स की वजह से फ्लड आती है। तो ये एक मेजर कॉज ऑफ इशू है एनवायरमेंटलिस्ट की नज़र में। अच्छा, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों नहीं रोक देते हैं, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है? इट्स वेरी बेसिक। आज जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, अर्बन सेंटर्स आपने बना दिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि उनको एकदम से हम लोग रिवर्स कर दें, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन को बंद करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारे यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट, उनका डिमांड बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, तो इसलिए उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को तो बंद नहीं किया जा सकता है। तो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यही है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बेसिकली इस तरीके से आपके वाटर का यूटिलाइजेशन करें कि उसका रिसाइकिल और रीयूज़ हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पर हो, और जो एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो वेस्ट है इंडस्ट्री का, वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर रिलीज़ ना किया जाए। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैम के क्या क्या यूज़ होते हैं? इरीगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए,
डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप पानी पहुंचा रहे हो, किन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में पानी नहीं है। जैसे राजस्थान का एक एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया बनाया गया। जिन एरियाज़ के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वाटर स्केर्सिटी थी, वहाँ पे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, टंकास बनाते थे, उन एरियाज़ के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड के थ्रू पानी प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से आप डोमेस्टिक के लिए या अर्बन एरियाज़ के लिए आप पानी को उन रीजन्स में लेकर जा सकते हो जहाँ पे शायद से कोई रिवर वगैरह एज अ सोर्स अवेलेबल नहीं है। फ्लड कंट्रोल हो सकता है, फिश ब्रीडिंग वगैरह और टूरिस्ट पर्पस के लिए। तो ये हम चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस तो हमने पढ़े, बट मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने किसी रिवर का नेचुरल फ्लो रोक दिया है। अब रिवर किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ आपको पानी नहीं दे रही है, रिवर आपको फर्टाइल एरिया भी दे रही है। जैसे आप गेंजस या गंगा के प्लेन एरियाज़ में जाके देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। वाई? अब कोई नदी है, अगर आपकी माउंटेन से आ रही है, अपर रीजन से आ रही है, तो वो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड लेकर आती है, जिसको आप सेडिमेंट्स कहते हो, और वो आपके सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं या उसको रिचार्ज करते रहते हैं। बट आपने एक वॉल बना दिया, एक बैरियर बना दिया, तो वो सेडिमेंटेशन जो है वो उस वॉल के पास आके इकट्ठा होने लगेगा, वहाँ पे सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, तो जो उसका जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था आपके रिवर बैंक्स के आसपास वाले एरियाज़ में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा आपका क्या है, डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ द रिवर्स, एक्वेटिक लाइफ। भाई एक्वेटिक लाइफ है, माइग्रेट करती है, ओशन टू रिवर करती है, रीजन्स में करती है, बट आपने ये वॉल बना दी है, तो अब आपका फ़िश को आप माइग्रेट कैसे करवाओगे। वो तो ऐसा नहीं है ना कि लैंड के वहाँ से क्रॉस करके चली जाएगी या फ्लाई करके चली जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। या हमने कोई ऐसी मशीन्स लगा रखी हैं कि उसके थ्रू बेसिकली आपकी जो फ़िश वगैरह है वो माइग्रेट करे, तो एक्वेटिक लाइफ को बड़ा नुकसान होता है। वेजिटेशन एंड सॉइल का क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाती है। कोई आपने रिवर का पानी कहीं पर रोका है, तो अब डैम इतना तो है नहीं कि भाई रिवर इतनी थी तो लिटिल बिट साइज उसका इंक्रीज हुआ होगा, काफ़ी बड़े लेवल पे आप पानी को स्टोर कर रहे हो एक आर्टिफिशियल मैनर में। तो उधर एरिया में जितने भी आपके फॉरेस्ट एरिया था, प्लेन एरिया थे या विलेजेस थे, तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लेन एरियाज आपके उसके अंदर डूब गए, सबमर्ज हो गए, फॉरेस्ट एरिया उसके अंदर आपका सबमर्ज हो गया, वेजिटेशन को नुकसान हुआ, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ। तो डैम्स के ये बहुत सारे नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोगों का ये हमने बता दिया, स्पेशली ट्राइबल लोग जो होते हैं वो लोग इसका सबसे ज़्यादा हैवी प्राइस पे करते हैं, या सबसे बड़ी कॉस्ट अगर हमारे डेवलपमेंट के नाम पे कोई दे रहा है तो वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो हम पहले बात कर चुके थे, फ्लड्स को कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे डैम्स नहीं है, और इनकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। भाई अर्थक्वेक कैसे आता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भाई अर्थक्वेक कैसे आएगा, पानी ही तो है। अब आपको पता होगा कि हमारी ये जो अर्थ है, इसमें जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, हमारे घर बनते हैं, इनके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अगर एक जगह, नेचुरली जो पानी का लेवल वहाँ पे होना चाहिए उससे बहुत बड़े लेवल पे आपने पानी वहाँ पे स्टोर कर लिया है, तो ऑब्वियस है प्रेशर आपका टेक्टोनिक प्लेट्स पे कहीं ना कहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस आपके बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ कैसे होती हैं, पानी अगर फ्लो कर रहा है तो वो इतना इजीली पॉल्यूट नहीं होगा, वो अपने आप को क्लीन करता रहेगा, बट एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आपका पानी खड़ा हो जाता है, आप घर में भी देखेंगे वहाँ पे मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होने लग जाती है, बैक्टीरिया आने लग जाता है, एल्गी आने लग जाती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ओके, एंड देन पॉल्यूशन के साथ साथ एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। देखो पहले टाइम में क्या होता था, लोग लेक तक जाते थे, वेल तक जाते थे, गांव में एक कॉमन कुआं होता था, वहाँ से पानी खींच के लाते थे, भरते थे, उसको यूज़ करते थे। तो ह्यूमन एक्टिविटी उसमें ज़्यादा थी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो लोगों को उसकी वैल्यू पता थी, तो पानी को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता था। बट आज की डेट में क्या है, आपने ठूठी खोली, टैप वाटर आ गया, मोटर चलाया, आपका पानी आ रहा है, तो आपने उसको अपनी टंकी फिल कर ली और फिर उसको आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि आज अगर कोई चीज़ हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है तो उसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसका बहुत हद तक एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताइए जो बेसिकली एंटी डैम मूवमेंट्स थे। अगर एंटी डैम मूवमेंट है तो वो प्रो रिवर मूवमेंट ज़रूर होगा। प्रो रिवर मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली रिवर को बचाने के लिए किया जाए। तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था, ठीक है, सरदार सरोवर डैम इसके ऊपर बनाया गया। उसके बाद तेहरी डैम आंदोलन हमें देखने को मिलता है, और इन दोनों डैम्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि लार्ज स्केल पे लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं नेचर से, अपने फॉरेस्ट एरिया से, अपने लैंड से। आपने इनका लैंड इनसे छीन लिया, आपने इनका लाइवलीहुड इनसे छीन लिया, आप लोगों ने इनको डिस्प्लेस कर दिया उन एरिया से, और इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है।
उसके बाद इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो रिवर वाटर को शेयर करने के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। पंजाब हरियाणा के बीच में इशू है, हरियाणा और उसके बाद आप दिल्ली के बीच में देखेंगे कि वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। देन कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेट्स या एरियाज़ में देखने को मिलता है। अपस्ट्रीम जहाँ से वो नदी आ रही है, डाउनस्ट्रीम जिन एरियाज़ में जा रही है। अब अपस्ट्रीम वालों ने कोई डैम बना लिया, पानी को अपने लिए कंट्रोल कर लिया, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके लिए पानी हमें स्टोर करना पड़ेगा। समर जब आएगी तो उस टाइम पीरियड पे पानी की कमी होगी तो हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है वो नेचुरल फ्लो ऑफ जो वाटर है वो नेक्स्ट स्टेट के लिए कम कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। आपको पता है काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे हमारे यहाँ पे बारिश होती है। आप कॉमन सी चीज़, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, तो बड़ा न्यूज़ में आपने देखा होगा पूरा गुड़गांव बारिश आई और डूब गया। दिल्ली के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जो बारिश की वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट इमेजिन अगर हमारे यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का सिस्टम हो तो हम कितने बड़े लेवल पे अपने रेनी सीजन के अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अब ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, इवन जब हम लोग अपने लिए घर बना रहे हैं तो आज की डेट में हम इतना ज़्यादा उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे पैसा खर्च करते हैं और चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, तो शायद से हम अपने घर के डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं कि उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर दें। बेसिकली अंडरग्राउंड टैंक्स बना दें। आपके पास कितना ज़्यादा टेरेस एरिया होता है उसको अगर क्लीन करके आप वाटर पाइप के थ्रू उसको अगर पानी को बचा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कहेंगे क्या ऐसा कहीं पे पॉसिबल है? डेफिनेटली तमिलनाडु के अंदर ये कंपलसरी था। वहाँ पे अगर आप कोई भी घर बनाते हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ इंडियन जो हमारी स्टेट्स हैं यहाँ पे नॉन पेरिनियल रिवर्स ज़्यादा हैं। नॉन पेरिनियल मतलब वो रिवर्स का जो वाटर फ्लो है वो रेनी सीजन पर डिपेंड करता है, किसी ग्लेशियर से तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए उनके लिए बहुत मैंडेटरी था, रिक्वायरमेंट था। उसी तरीके से राजस्थान के जैसलमेर वाले एरियाज़ के अंदर भी देखा गया कि वहाँ पे लोग अपने घरों में टैंक्स बना के रखते थे। अब उस टैंक से क्या होता था, एक तो आप रेन वाटर को स्टोर कर रहे हो और सेकेंड चीज़ वहाँ पे हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस हीट को बीट भी कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो रेन वाटर सबसे यूज़फुल वे है कि आप अपना पानी को काफ़ी हद तक रेन वाटर को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और इवन अगर मान लो आपने कोई टैंक बनवाया है भाई, उसकी भी एक कैपेसिटी है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं बना सकते, तो उसके नीचे आप उसको इस तरीके से कच्चा रखिए, वहाँ पे कोई आपको टाइल्स वगैरह लगवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि इवन जो एक्सेस में वाटर होगा वो आपके जो नीचे ग्राउंड टेबल होगी उसको भी क्या कर देगा, रिचार्ज कर देगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हम पानी को अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए या अर्बन एरियाज़ में जो वाटर का प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस किस तरीके से होती है? कहते हैं अगर आप माउंटेन एरियाज़ में देखेंगे तो आपको गुल एंड कुल देखने को मिलेंगे, मतलब एक तरीके से डाइवर्जेंट चैनल। अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे झरने बन जाते हैं। आपको पता होता है कि ये पानी बेसिकली किस झरने से या किधर एरियाज़ में जब बारिश होती है तो बहुत बड़े लेवल पे अमाउंट पे आता है। तो वहीं से आप कुछ ऐसे चैनल बना दो कि उस पानी को आप अपने अकॉर्डिंगली डाइवर्ट करके किसी गुल या कुल तक ले जाएं, किसी एक टैंक तक ले जाएं, उस एरिया में उस पानी को स्टोर कर सके, तो पानी वेस्ट नहीं होगा। रूफ टॉप रेन वाटर, छत के ऊपर आपने बेसिकली पानी को स्टोर किया, एक पाइप के थ्रू एक टैंक तक पहुंचाया। तो ऐसा कहाँ पे होता था? राजस्थान के अंदर बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। बंगाल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे फ्लड बहुत आती है, तो फ्लड बहुत आती है तो इसलिए वहाँ पे भी इनंडेशन चैनल्स हम लोगों ने बनाए, किस लिए? ताकि हम इरिगेट कर सकें, किसको? हमारे फील्ड्स को इरिगेट कर सकें। बंगाल के अंदर राइस की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे जो फ्लड वाला पानी है इसको फील्ड्स के अंदर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं। एरिड जहाँ पे पानी बहुत ही ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सेमी एरिड जहाँ पे ठीक है, वाटर स्केर्सिटी इन एरियाज़ में भी होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन एरियाज़ के अंदर आप क्या होता है कि आपका जो भी रेन से पानी आया उसको स्टोर कीजिए। उस पानी को अगर आप स्टोर करेंगे तो इवन आपके जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अब जैसलमेर में इस चीज़ों को खादिन कहते हैं और कुछ एरियाज़ में राजस्थान में इसको झोड़ कहते हैं। झोड़ मतलब एक टाइप का पॉन्ड, ठीक है। वहाँ पे आपने एक बड़े, ये इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल आपने बनाया है, बट वो स्विमिंग पूल एक तरीके से क्या, उसका जो बेस है वो अभी भी कच्चा होगा, ताकि पानी ग्राउंड टेबल को भी रिचार्ज कर सके और एक काफ़ी बड़े अमाउंट के ऊपर आप उस पानी को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर साइज़ में आप देखेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया की कमी नहीं है, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है नहीं क्योंकि पानी इतना अवेलेबल नहीं है, तो आप इतने बड़े स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाने पॉसिबल है। नाउ कम टू द पार्ट दैट इज़ कॉल्ड टैंक कैसे वर्क करता है, जो मैंने आपको बताया था ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स वेरी सिंपल
कि आपने अपनी रूफ़ को बेसिकली एक स्टोरेज पॉइंट यूज़ करना है, वहाँ से आपका एक पाइप सिस्टम होगा जो आपके टैंक से कनेक्टेड होगा, तो उस पाइप के थ्रू जो पानी है वो कहाँ पर जाएगा, बेसिकली उस टैंक में जाएगा। बट एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, कभी भी फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, पहली बारिश मौसम की, उसको वाटर कभी भी हम कलेक्ट नहीं करते हैं। किस लिए कलेक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि पहली बात तो आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स जो आज की डेट में हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो वो उसके थ्रू नीचे आते हैं। सेकंड, आपका इवन टेरेस जो एरिया या जो आपका पाइप है शायद से वो काफ़ी टाइम से क्लीन ना हो, तो उसके थ्रू अपने टेरेस और अपने पाइप को भी क्लीन कर सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट रेन अगर है तो उसको आप डेफिनेटली क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। तो आज की हमारी क्लास, हमारा टॉपिक बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये काइंड ऑफ एक फास्ट रिवीजन हमारी है, जो भी मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।